अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ असान खान। और आज हम लोग 2019 का जो री एग्ज़ाम है उसके सलूशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बताने की ज़रूरत है, इसमें कह रहा है एन एसआई सिस्टम यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल यूनिट मास टाइम और लेंथ। तो मास टाइम और लेंथ के हवाले से अगर बात की जाए तो भाई मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का होगा सेकंड और लेंथ का होगा मीटर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। एम नंबर 2, द नंबर एल इज इक्वल्स टू 8 टेन टू पावर 4 सेंटीमीटर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। भाई सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। 100 का मतलब 2 ज़ीरोज़ तो 10 टू पावर 2 माइनस हो जाएगी इसमें से, तो बनेगा 10 टू पावर 2 और मीटर्स में इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। MCQ number 3. The velocity of an object increases from 0 to 10 meters per second in 2 seconds. The distance covered by the object. Simple equation of motion इस्तेमाल करनी है। Initial velocity given है, final velocity given है और time given है interval 2 seconds. तो इसके अंदर S is equals to VI plus VF divided by 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, डिस्टेंस आएगा 10 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करिए क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। MCQ number 4. Law of conservation of momentum states that total linear momentum of system remains constant if no external force is applied to a system. जब सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड रखा जाएगा उसके बाद जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, तो इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन बी। In an elastic collision, momentum is conserved, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, तो दोनों कंजर्व होते हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। MCQ number 6. A mass of 20 kg is lifted from a floor to a height of 2 meters in 4.9 seconds. Calculate the power in watts. पावर कैलकुलेट करनी है, तो भाई पावर इज़ बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यहाँ पर जो वर्क हुआ वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू पावर। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैंने लिख दिया mgh अपॉन टी। तो m मास है, मास हमें गिवन 20 मल्टीप्लाई बाय g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स सपोज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट हमारे पास 2 डिवाइड बाय टाइम है 4.9 सेकंड्स। तो 4.9 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 टाइम्स 2 4 होता है, 4 टाइम्स 2 8 होता है, तो आंसर आएगा 80 वाट्स, यानी कि ऑप्शन बी। MCQ number 7. A body of mass m is at height h and released with velocity v1 is equals to 0, मतलब ड्रॉप की जा रही है। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन अ फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज प्रेजेंट विच रेजिस्ट द मोशन। व्हेन द बॉडी रीचेज द ग्राउंड लेवल इट्स वेलोसिटी इज v, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। देखो भाई, सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के पास थी पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों के अंदर ब्रेक हुई है। वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और वही पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी कर रही है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्क डन, सही है। तो अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूँगा तो वो होगा mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv², और वर्क डन इज बेसिकली फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो mgh माइनस fh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सही भाई, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ mv² इज इक्वल्स टू mg माइनस f टाइम्स h, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। MCQ number 8. A 800 kilogram car is turning around a corner at 6 meters per second as it travels along an arc of circle radius 12 meters. The magnitude of force exerted by pavement on the tires
तो कौन सी फोर्स होगी भाई, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² / r। सही। एम मास क्वेश्चन में गिवन 800 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय रेडियस है 12 मीटर्स। तो 12 3 टाइम्स 36 होता है, 3 8 टाइम्स 24 होता है, तो 2400 न्यूटन इसका आंसर है, ऑप्शन ए। Number 9. For a satellite so that it could stay over the orbital radius पूछा जा रहा है। तो भाई ऑर्बिटल रेडियस के लिए सबसे पहले अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूँ तो वो होता है v=√gm/r। सही है ना। अब r यहाँ पे रेडियस है, v वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πr डिवाइड बाय t। सही है। इस वेलोसिटी की जगह पर 2πr/t पुट कर दिया और gm/r एज इट इज़ है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कराएंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 4π²r² इज इक्वल्स टू gm/r। अब ये r उधर जा रहा है और बाकी सब चीज़ें इस तरफ बुला लें तो ये बनेगा r³ इज इक्वल्स टू gmt²/4π²। सही। अब यहाँ पे क्यूब है लेकिन हमें रेडियस आर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हम पावर ले लेंगे 1/3 यानी कि थर्ड रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ऑप्शन ये वाला, जो इसका आंसर है। MCQ नंबर 10. A body moves on a circular path subtending an angle of 2 radians at a center of circle of radius 2.5 meters. देखो एंगल गिवन है थीटा 2 रेडियंस और रेडियस गिवन है 2.5 मीटर्स। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला होता है s = r थीटा। अब सिंपल इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि SI यूनिट्स के अंदर ही हैं वैल्यूज़। तो 2.5 टाइम्स 2 आंसर आएगा हमारे पास 5 मीटर्स। सही है। तो इसका आंसर है 5 मीटर्स, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऑप्शंस जो है वो गलत दिए हुए, तो इसका आंसर है 5 मीटर्स। MCQ नंबर 11. For a simple harmonic motion, the acceleration of the body is directly proportional to displacement and always directed towards mean position. इसका आंसर ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमेशा मीन पोजीशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट कर रही होती है। MCQ नंबर 12. डैम्पिंग इज द प्रोसेस whereby energy is dissipated from oscillating system. एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है ऑसिलेटिंग सिस्टम में से, क्योंकि ये कुछ इस तरह की हमारे पास वेव बन रही होती है। इसको हम कहते हैं डैम्पिंग इफेक्ट। ये डैम्पिंग कहलाती है और ये जो ऑसिलेशंस है ये कहलाती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे इसकी जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है, तो इसका मतलब एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन ए। MCQ नंबर 13. When frequency of applied periodic force is equal to the natural frequency of harmonic oscillator. भाई देखो जब अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स नेचुरल फोर्स के इक्वल हो जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। देन द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस फिनोमेना। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। MCQ number 14. A pipe open at both ends has length of 5 meter. The second harmonic frequency. तो भाई सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी FN की अगर मैं बात करूँ ओपन पाइप की तो फॉर्मूला होता है NV/2L। सही। सेकंड फ्रीक्वेंसी पूछी जाए मतलब सेकंड हार्मोनिक बोला जा रहा है तो ये बनेगा 2V/2L। एन की जगह 2 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा V/L। V मीन्स वेलोसिटी गिवन है 240 डिवाइडेड बाय लेंथ, L की वैल्यू 5 मीटर्स क्वेश्चन में गिवन है और 5 जो है वो 48 टाइम्स 240 होता है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 48 हर्ट्ज़। सही है। तो ये इसका आंसर है 48 हर्ट्ज़, जो ऑप्शंस इसके अंदर भी गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर है 48 हर्ट्ज़। नंबर 15. A traveling wave in which the particles of the distributed medium move perpendicular
तो भाई ट्रांसवर्स वेव्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेशन और वेव प्रोपेगेशन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ट्रांसवर्स वेव में, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर पैरेलल होते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन ए। MCQ number 16. Which a wave which transfers dash by moving away from source of disturbance is called? A wave which transfers energy by moving away from source of disturbance is called energy. पहले में एनर्जी आएगा और दूसरे के अंदर प्रोग्रेसिव आएगा। प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं या ट्रैवलिंग वेव कहते हैं ऐसी वेव जो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करे सोर्स से दूर जाके, तो प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। MCQ number 17. According to kinetic energy of gases with mean value of molecular velocity, the pressure of a gas is given by. देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास P मीन्स प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रॉ V स्क्वायर बार, एवरेज वेलोसिटी टाइम्स एवरेज वेलोसिटी रूट एवरेज मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये रॉ है डेंसिटी। सही है, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सही, लेकिन यहाँ पर m मास है ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डेंसिटी आ जाएगी। तो टोटल डेंसिटी की जगह पे कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा n m अपॉन v और v स्क्वायर बार। सही, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया 2 से, तो ये बनेगा 2n अपॉन 3 टाइम्स v, और यहाँ पर ये आ जाएगा m v स्क्वायर एवरेज डिवाइड बाई 2। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन। इसका आंसर है 2n अपॉन 3 टाइम्स v और m v स्क्वायर बार अपॉन 2, ऑप्शन सी। MCQ number 18. For 1 mole of gas, the relation for a specific heat capacity at constant pressure and constant volume CV is. भाई देखो रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो अगर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो और R इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी ऑप्शन बी। MCQ number 19. The property of light bending around obstacles. Bending around obstacles तो डायफ्रैक्शन है, सिंपल। MCQ number 20. SI unit of electric field is volt per meter. ये इक्विवेलेंट होता है न्यूटन पर कूलम के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन Q, बेसिक फार्मूला। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है इसका वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। MCQ नंबर 21. द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन सी। MCQ number 22. The electron in a conductor move with drift velocity. Drift velocity की वैल्यू होती है 10⁻³ meters per second, ऑप्शन ए। MCQ number 23. If in a certain region magnetic field is directed vertically upward, magnetic field जो है वो upward direction में है B, एंड अ प्रोटॉन एंटर्स फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, और प्रोटॉन जो है वो लेफ़्ट साइड से एंटर कर रहा है, तो जो फोर्स लग रही होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल के मुताबिक जो फर्स्ट फिंगर है ना, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी जाती है, जो मिडिल फिंगर है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी प्रोटॉन की, और जो थंब है वो हमें फोर्स बता देगा। तो ये जो थंब है ये तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो भाई देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी वो टूवर्ड्स अस लग रही होगी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। MCQ नंबर 24. E/m रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज। MCQ number 25. The SI unit of magnetic flux is Webers, which is equivalent for.
तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डेल्टा ए। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल। सही, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर सकें तो एफ अपॉन आई एल इज इक्वल टू बी, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बनेगा एफ ए डेल्टा ए मीन्स एरिया, आई एल एफ फोर्स न्यूटन, और डेल्टा ए एरिया है स्क्वायर मीटर्स, और आई करंट एम्पियर्स, और एल इज़ लेंथ। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पेयर। तो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पेयर ऑप्शन डी इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 26, द बेस यूनिट्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज। अब यंग्स मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूँ तो यंग्स मॉड्यूलस इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। और यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूँ तो स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ। तो ये सब फार्मूलाज पुट करने के बाद इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये बनेगा फोर्स टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया टाइम्स चेंज इन लेंथ। सही है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन गया। लेंथ है डेल्टा एल है, तो इसको जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर्स। और अगर हम न्यूटन को ब्रेक करें तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, न्यूटन की जगह पे लिख दिया, और अपॉन में एक मीटर स्क्वायर एज इट इज़ है तो स्क्वायर मीटर एज इट इज़ लिख दिया। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन कोई भी नहीं, तो भाई इसका आंसर आप याद कर लो, इसका आंसर है किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 27, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिन एक Q1 है 16 माइक्रोकूलम और दूसरा है Q2 4 माइक्रोकूलम, और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है 3 मीटर्स, और उसके ऊपर एक स्पॉट ऐसा कैलकुलेट करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो भाई ये कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट फार्मूला है, उसका फार्मूला होता है x मीन्स वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और प्लस 1। ये फार्मूला है, इसको याद कर लो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यूज़ पुट करने के ऊपर r की वैल्यू है 3 मीटर्स और डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 की वैल्यू है 4 अपॉन 16 प्लस 1। तो अगर हम अंडर रूट ले लें पहले तो ये बनेगा 2 अपॉन 4 और प्लस 1 ऊपर 3 है, तो 2 अपॉन 4 का मतलब है ये हो जाएगी वैल्यू 1 अपॉन 2, और 1 प्लस 1 अपॉन 2 हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 2 मीटर्स का, जो कि x की वैल्यू है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। MCQ number 28, in a half wave rectifier the diode conducts during one half of the input cycle, a portion of the positive half, a portion of the negative half, both halves of the input cycle। भाई देखो जो डायोड होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर वो हाफ मतलब कंडक्ट तो करता है, लेकिन वो पॉजिटिव हाफ भी हो सकता है और वो नेगेटिव हाफ भी हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। MCQ number 29, operational amplifier with an LDR light depending resistance is used as a night switch। इसको नाइट स्विच के तौर पे यानी कि लाइट डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो वैल्यू है वो मेगा ओम्स से लेके ट्रिका ओम्स तक, यानी कि 10⁻+6 ओम्स से लेके 10⁻+9 ओम्स तक जाती है, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 31, if frequency of incident light is increased beyond the threshold frequency keeping light intensity constant, then नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। तो भाई देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है,
फ़ोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कि इंटेंसिटी शिद्दत कितनी है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। MCQ number 32. If frequency of incident light is increased beyond threshold frequency, keeping light intensity constant, same question है। आपकी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड इसका आंसर होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स वर्क फंक्शन। ऑप्शन MCQ number 33. Which of the following particle has greater wavelength having same velocity? greater wavelength सबसे ज़्यादा wavelength किसकी है और उसकी velocity सेम हो? तो भाई wavelength सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स की होगी, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन डी। MCQ number 34. The shortest wavelength of radiation in Balmer series emitted when electron jumps from। भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी से जंप करता है, तो इस MCQ का आंसर है इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये शॉर्टेस्ट के बजाय लॉन्गेस्ट लिखा होता तो इसका आंसर होता 3। अगर ये शॉर्टेस्ट के बजाय लॉन्गेस्ट लिखा होता, जो कि होना चाहिए था, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए 3। 35. The longest wavelength radiations in the Paston series is emitted out when electron jumps from। तो पेस्टन सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जा रही है, 11 बेलमेक पेस्टन, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4। फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो पेस्टन सीरीज के अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिट होती है। नंबर 36. An element whose atomic number is same but mass number is different तो आइसोटोप कहलाता है। आइसोटोप की डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। नंबर 37. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ओनली। केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं कि भाई उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके लिहाज से जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है। MCQ number 38. एक्सपेंशन ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। भाई जब भी अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ हो जाता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ हो जाता है, तो 2 और 4 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। MCQ number 39. If a wire or resistance R is bent into a circle। देखो भाई अब अगर किसी भी वायर को बेंड किया जाएगा सर्कल बनाने के लिए, तो और उसके अक्रॉस द डायमीटर रेजिस्टेंस पूछी जा रही है, तो लेट सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, तो इसमें से आधा वायर ऊपर है आधा वायर नीचे, तो अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस आर है तो इसका मतलब R/2 रेजिस्टेंस ऊपर होगी और R/2 रेजिस्टेंस नीचे होगी। और ये कुछ इस तरह से है कि ये भाई दोनों पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं, ये कुछ इस तरह की डायग्राम है। ये R/2 और ये भी R/2 और ये पॉइंट ए पॉइंट बी, नोड ए नोड बी, तो ये दोनों जो है पैरेलल के अंदर कनेक्ट है। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करके ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करके ऐड करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 2/R + 2/R, और इसका मतलब सिंपल LCM R आ जाएगा 2 + 2 यानी कि 4/R, और इसको उल्टा कर देंगे तो बनेगा R/4 यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। MCQ number 40. If a wire of resistance R is stretched into double of its length, then its resistance becomes। देखो भाई एक बात याद रखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = रेजिस्टिविटी लेंथ पर यूनिट एरिया, सही है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक बात याद रखो कि जब भी किसी भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, तो जितने टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ेगी ना उतने टाइम्स उसका एरिया कम हो जाएगा। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम्स एरिया कम हो जाएगा। तो अगर लेंथ डबल हो रही है ना तो एरिया हाफ हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो स्क्वायर टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर डबल किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, 4R, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।
तो यहाँ पे पहुँच के भाई नम्स के तमाम पास पेपर अपने इख्तिताम को पहुँचे। उम्मीद है आपको वो बातें समझ आई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।